हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को साथियों पूरा हो कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आप सभी को। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिलते रहेगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट की आपकी बात कर लें, सभी चीज़ें जो पहले आपको बता दी जाए तो क्लास में ज़्यादा आपको डिस्टरबेंस नहीं। मुझे आदत है कि क्लास में आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई करते हुए चलिए। ठीक है, इसका अलर्ट उसका अलर्ट जो है, जो भी है हमारे पास, हम आपको पहले ही दे देते हैं। ठीक है, क्लास को अगर लाइक करना है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ लाइक कीजिए। शेयर करना है, पहले ही बोल देता हूँ। बार बार बीच में क्लास के आके बोलना कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये मेरी आदत नहीं है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन या तो क्लास के पहले या तो क्लास के बाद दे दिया जाए, वो अच्छी बात रहती है। ठीक, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो एग्जाम डेट की बात कर ले तो 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट बेल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था, बताइए। एल्बर्ट बेल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? कर्जन, लिटन, रिपन, मेयो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड में रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, एल्बर्ट बेल विवाद के साथ वायसराय लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा था। ठीक है, क्लियर है सभी को? इन्होंने 1883 में एक बिल पेश किया जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय जज भी यूरोपियनों के मुकदमे देख सकते हैं, जिससे यूरोपियन समुदाय तथा अंग्रेज व्यापारी और प्रशासनिक कर्मचारी अत्यधिक आक्रोशित हो गए। इस विवाद के कारण रिपन ने 1884 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। इसके लिए इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देगा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, बताइए। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हो महाबोधि मंदिर समूह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह बोध गया में अवस्थित है, यानी कि गया बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट आपका बोध वृक्ष है। ठीक है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका, तीसरा नंबर आपके सामने दिया, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294 में, 1417 में, 1213 में, या 1398 ईस्वी में, बताइए। तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सब? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान आपका तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका चौथा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। महाराणा प्रताप किस महाराणा प्रताप रिक्त स्थान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ जो है लड़े थे, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, और मुगलों के खिलाफ कौन था उस समय? तो आपका था अकबर। ठीक है, अकबर था उस समय मुगलों का सुल्तान। चलिए
क्लियर है। इस युद्ध में क्या हुआ था कि मुगल जो थे विजयी हुए थे, लेकिन जो उनका सेनापति था कौन, मान सिंह, ठीक है, वो जो है महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हुआ था, विफल हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 5वां नंबर। वेनसांगा एक रिक्त स्थान यात्री था। कैसा यात्री था? अंग्रेजी यात्री था, चीनी यात्री था, रोमन यात्री था, या पुर्तगाली यात्री था? तो वेनसांगा जो आपका चीनी यात्री था, जो किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था, ये भी बताएंगे आप लोग। तो यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था, तो याद रखेंगे आपका नाम क्या है, वेनसांगा। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा है। और यह लगभग जो है कितने वर्षों तक, तो 15 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। चलिए, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, की सी यू की पुस्तक का नाम था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 6वां नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अरुणा आसफ अली को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिएगा। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था, बताइए। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही आपका मंगल पांडे था, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए इसी के बाद जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथी 8वां नंबर। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है, ठीक है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था, बताइए। भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, M.K. गांधी के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है, ठीक है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर हमें बचाने वाले हैं, ठीक है। यह प्रसिद्ध कथन जो है भारतीय किसानों के हित में महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। क्लियर से को, उनका आंदोलन वर्ष 1917 में किसानों के पक्ष में था, जिसे चंपारण सत्याग्रह नाम से जो है जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देगा है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, बताइए। वंदे मातरम गीत जो है पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था साथियों आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर है ना? वंदे मातरम गीत पहली बार जो है 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जिसको सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री नमक से कानून बनाया था? साबरमती, खेड़ा, दांडी या कच्छ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दांडी में, ठीक है। दांडी यात्रा आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? ठीक है 12 मार्च 1930 को, ये डेट ये याद है कि 12 पूछा जाता है आपसे, 12 मार्च 1930 को
कितने अनुयायी थे इनके साथ? 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और पहुंचे कब थे वहां पे? तो आपका 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी पहुंच गए थे, ठीक है। दांडी पहुंच गए थे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो ये साबरमती आश्रम से इनके स्टार्ट हुआ था, ठीक है। साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था और दांडी में जो है खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। भारत में रिक्त स्थान समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट है जुहू का, अ, कोलम का, काल कालंगट का या मरीना का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरीना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। भारत में मरीना समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा व विश्व के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है, ठीक है। यह तट जो है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बना समुद्र का प्राकृतिक किनारा है, जो उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज से शुरू होता है तथा दक्षिण में फोर शोर एस्टेट तक जाता है, ठीक है। यह लगभग जो है 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 12। मानसरोवर झील किस नदी का उद्गम हुआ है? बताइए, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो, ठीक है। मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। या मानसरोवर झील के निकट चेम यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। याद रखिए कहाँ से? चेम यांग डुंग ग्लेशियर से जो है निकलती है, ठीक है। इतने याद रखिएगा। चलिए, इसका अपवहन तंत्र तीनों देशों में है। तिब्बत तिब्बत यानी कि चीन में, भारत व बांग्लादेश तक जो है नदी बहती है, ठीक है। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसको तिब्बत में इसे सांगपो या सांपू कहा जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, जमुना। 13 नंबर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो इसका राइट आंसर होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि यहाँ का 4 मिनट और यहाँ का जो बचा हुआ टाइम है कितना, 56 सेकेंड। यह जो है हर दिन तो इतना कम होता रहेगा ना, 4 मिनट 56 सेकेंड, हर मिनट आपका हर दिन कम होता रहेगा ना। तो वही जो है हमारा जो लीप ईयर होता है, जो लीप ईयर होता है फरवरी का 29 का, वही एक ईयर हमारा ज्यादा होता है, ये जो समय है मिला के, ठीक। चलिए, अब है आपका 14 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हम तो नॉर्मली बोल देते हैं 24 घंटा, लेकिन पूरा 24 घंटा नहीं होता है। तो वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड होता है, ठीक है। जो बाकी बचा हुआ समय है उसको एडजस्ट कहाँ पे किया जाता है? फरवरी के 29वें महीने में, हर 4 साल में, ठीक है। चलिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, पूर्वी और पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी? तो देखिए, यह जो है आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत जो है आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, है आपका 15 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा साथ ही आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। बताइए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और लाल सागर। तो लाल सागर आपका जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सागर है सिर्फ, ठीक है। लाल सागर शब्द अन्य चारों शब्दों में से सबसे कम मिलता है, क्योंकि अन्य तीनों जो है महासागर है, जबकि लाल सागर एक सागर है सिर्फ, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका 16 नंबर। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच अंतर क्या है? बताइए, वास्तविक वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जो जीडीपी है इसके बीच अंतर क्या है? तो देखिए, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वास्तविक जीडीपी का नाम, ठीक है। तो वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच मुख्य अंतर इसकी गणना के लिए प्रयोग की गई कीमतों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन जो होता है उसी का इसके बीच जो है अंतर होता है, ठीक है।
वास्तविक जीडीपी की गणना आधार यानी कि पिछले वर्ष की कीमतों द्वारा तथा नाम मात्र जीडीपी की गणना चालू वर्ष की कीमतों द्वारा तय की जाती है। इसलिए वास्तविक जीडीपी तथा अन्य नाम मात्र जीडीपी के बीच अंतर को आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। सरकार कर व्यय लागू करती है, बताइए क्या करने के लिए सरकार जो है कर व्यय क्यों लागू करती है, यानी कि टैक्स क्यों लागू करती है सरकार? तो राज्यों की कार्य प्रणाली चलाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनको वेतन कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा ना, जो हम अपना टैक्स देते हैं उसके वजह से उनको वेतन मिलता है। जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को। ठीक है, कर यानी कि टैक्स जो है सरकार की आय का सबसे मुख्य तथा बड़ा स्रोत है। ठीक है, सरकार कर आरोपित करने यानी कि लगाने के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिसमें से राज्य की कार्य प्रणाली चलाना एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने का तात्पर्य उस राज्य के लोगों को विकसित, सुव्यवस्थित तथा अनुकूल वातावरण प्रदान करने से होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बताइए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका होता है साथियों सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद सरकार की सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री को ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। जब सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार यानी कि ओपन मार्केट में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अन्य वित्तीय संसाधनों के साथ खरीद बिक्री की जाती है, तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर। क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है, बताइए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। उपयुक्त सभी जो है आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया साथियों डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर आपका अगला क्वेश्चन भी है 20 नंबर। MSY का विस्तारित कीजिए। ठीक है, MSY को विस्तारित कीजिए। तो MSY को अगर विस्तारित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो MSY का फुल फॉर्म हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना आपकी 2 अक्टूबर 1993 से संचालित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व रिक्त स्थान के दर्शन के अंतर्गत आते हैं? समाजवाद के, आदर्शवाद के, सर्वोदय के या लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के? किसके अंतर्गत आते हैं या? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका जो है समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतना याद रखिएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद में समाजवादी विचारधारा का वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं अवसरों की समानता को स्थापित करना। ठीक है, चलिए और अनुच्छेद 39 में सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अगला है आपका 22 नंबर प्रश्न। सरकार के केंद्रीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में, रोम में, ग्रीस में या ब्रिटेन में? तो देखिए ये आपका हुआ था ब्रिटेन में। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ आपका ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संसद 3 अंगों में से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। आपका है 23 नंबर। प्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। तो प्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को आ, क्या दिया गया है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। चलिए, और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 24 नंबर है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी? तो देखिए 1956 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य आपके एम पणिकर और एच एन कुंजरू थे, ठीक है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1956 में पेश की थी, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृति के आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किया गया था। चलिए, अब है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में अनुसूचियां की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, ये बात याद रखेंगे, ठीक। क्लियर सभी को? और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये बात भी आपसे पूछा जाता है। तो मूल संविधान जब बनकर तैयार होता उस समय जो आपकी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। बाद में संशोधन कर करके इसमें अब 12 हो गई अनुसूचियां, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन कर के फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण है? बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अमरवेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में, हाँ या ना? ब्रेड, फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का अपघटन करके फिर से अवशोषित करने वाले जीवों के उदाहरण है, जबकि अमरवेल पीले रंग की एक लता है जो बबूल, कीकर तथा बेर पर लिपटी रहती है, ठीक है। क्लियर है? यह एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्तियों और परहरिम का पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। 27 है, 27 नंबर। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा? बताइए। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? अ, तो इसका है पेप्सिन नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? पाचन क्रिया के दौरान पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्साइड और अमीनो अम्ल में खंडित कर देता है, ठीक है। इससे प्रोटीन सरलतापूर्वक आंतों द्वारा अवशोषित हो जाती है, ठीक है। अगला आपका 28 नंबर। बेकिंग सोडा क्या है? बताइए, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29 नंबर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? बताइए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 30 नंबर आपके सामने दे। निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण क्या? बताइए। निम्नलिखित में षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण क्या है? तो षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का आपका जेड एनो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अब है 61 61 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का जो मुक्त व्यापार करार नहीं है? दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील या थाईलैंड? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्राजील के साथ। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? भारत का ब्राजील के साथ मुक्त व्यापार करार नहीं है, परंतु दक्षिण कोरिया 2010, जापान 2011 तथा थाईलैंड 2003 के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। मुक्त व्यापार करार समझौता एफटीए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच या एक देश या
एक व्यापार ब्लॉक के बीच की व्यवस्था है। यह वस्तु और सेवाओं के व्यापार पर टैरिफ को समाप्त करने या कम करने की प्राथमिकता देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 62 नंबर, कॉमन वेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है साथियों लंदन में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 63 अमृत का आशय क्या है? तो अमृत का आशय है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, अमृत का आशय है, मतलब अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। 64 है, 64 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? भाखड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा, ठीक है, भाखड़ा नहीं है, भांगड़ा है। तो भांगड़ा सभी को पता होगा, कहाँ का? पंजाब का राज्य का राजकीय लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 65 नंबर, अंतर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसकी शुरुआत जो है भारत ने की है। ठीक है, ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। ठीक है, अगला आपका 66 नंबर, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल? बताइए, बुल फाइटिंग यानी कि बैल, ठीक है, सांड जो होते हैं उसको बुल बोलते हैं। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल जो है किस देश का है? तो आपका स्पेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 67 67 नंबर, निम्न में से किसको मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला? तो निम्न में से किसको जो है मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला है? तो मैक्सेस पुरस्कार जो है आपका नहीं मिला है विश्व मोहन भट्ट को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, विश्व मोहन भट्ट को जो है मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 68 68 नंबर, बेंटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बताइए, बेंटों द्वारा बेंटों वाली विधवा, ठीक है, बेंटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट, बेंटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लघु कथा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69, पोटाला पैलेस, ठीक है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? बताइए, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है यह? तो यह संबंधित है आपके साथियों दलाई लामा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से इसका है हाँ या ना? पोटाला पैलेस जो है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी लासा में अवस्थित है, जो वर्ष 1959 तक दलाई लामा का आवास था। ठीक है, वर्ष 1994 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 70 नंबर, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुश्ती, दंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।